आज हम लोग डिसीजन ट्री प्रूनिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा तो है, ठीक है, कि प्रूनिंग क्या होता है, पर ये डिसीजन ट्री प्रूनिंग के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बारे में पढ़ने से पहले, डिसीजन ट्री प्रूनिंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज़ आ रही यस है? मैम। गुड। तो सबसे पहला, डिसीजन ट्री प्रूनिंग पढ़ने से पहले मैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, ठीक है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है कि बेस्ट फिट या फिर बेस्ट फिटिंग। तो ये मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग से आपने एग्जैक्ट क्या समझा है, ये आप मुझे बता देंगे? कुछ ओवर ओके। फिटिंग में रिक्वायर्ड ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस होना, अच्छा, रिक्वायर्ड ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस होना। मतलब एक्सेस में होना जो भी है। यस, एक्सेस में होना, ये भी सही है, हाँ मतलब गुड गेस। हाँ, अभिषेक आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? मतलब ओवर फिटिंग मतलब जैसे ओवर स्टैक हो जाता है, मतलब ओवर लोडेड हो जाता है, उस तरह का हो गया। ठीक मतलब है, अनवांटेड नोट्स उसमें डालना। बेस्ट। अनवांटेड नोड उसमें डालना। ओके, गुड। आप दोनों ने भी जिस तरीके से सोचा है ना, बहुत अच्छे से सोचा है। तो एक यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रही हूँ। अब ये जो ग्राफ है हमारा, ये इस तरीके से यूजुअली हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, वो मेरे पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स है। मान लीजिए ये सारा जो मैं निकाल रही हूँ, ये मेरा, ये मेरे पूरे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिख रहा है ये जो मैंने निकाले हुए हैं? इज़ इट विजिबल? यस मैम। हाँ, आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं एक ऐसा कर्व निकालती हूँ जिसमें कि ये सारा फिट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा कर्व है और मैं एक ऐसा, ये जो कर्व है ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एन इसे बोलेंगे। ये हमारा कर्व फंक्शन है, ये आपकी टाइम लाइन है और ये डेटा पॉइंट्स के मान लीजिए ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा मेरा फंक्शन है, ये दूसरा मेरा जो इंडिकेटेड ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमें एक फंक्शन बताती है अक्रॉस दी टाइम एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, ठीक है। अब ये जो मैंने दोनों भी निकाले हैं, तो इसमें अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखो, आप गेस कर सकते हैं कि ओवर फिटिंग कौन सी ग्राफ में है। मैं इसे ए नाम देती हूँ और इसे बी नाम देती हूँ। हाँ, बताइए, ये ओवर फिटिंग कौन से इस ग्राफ में दिख रहा है और अंडर फिटिंग कौन से ग्राफ में दिख रहा है? मैम ए में ओवर फिटिंग दिख रहा है। हाँ, ए में ओवर फिटिंग है और इसमें हाँ, अंडर फिटिंग अंडर है। फिटिंग। तो अब हमें समझना है कॉन्सेप्ट कि अपना जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा, जो हम असली में करने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को मॉडल करने जा रहे हैं डिसीजन ट्री के द्वारा, या फिर मान लीजिए किसी भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, नेव बेस एल्गोरिदम हो गया, किसी भी इसमें मॉडल करने की हम कोशिश करेंगे, तो अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग ये क्राइटेरिया होता ही है, ये कॉन्सेप्ट आता ही है। तो डिसीजन ट्री के टर्म्स में मैं एक बताऊंगी, एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे हम लोग कि आप फिट है या अनफिट है, फिट है या अनफिट है, मतलब अब हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये मुझे देखना है। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो मुझे उसके लिए मॉडल बनाना है। तो देखिए, मैंने एक ही वेरिएबल लिया, एज, आयु, एक ही वेरिएबल लिया, और मैंने उसका क्राइटेरिया जो है, मैंने उसका थ्रेशोल्ड बनाया कि अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या है, आप अनहेल्दी है या फिर अनफिट है। समझ में आ रहा है?
यस मैम। हाँ, आप अनहेल्दी है या फिर अनफिट है। अगर आपकी एज 50 से कम है तो आप क्या कहूँगी मैं, हेल्दी है। तो मेरा एक जो फीचर है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो एज है ये हम फीचर कहेंगे, इसे फीचर बोल सकते हैं, हम लोग इसे एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, हम लोग इसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फीचर है हमारा, ये एट्रीब्यूट है, ये वेरिएबल है, ये एज वेरिएबल है, और एज वेरिएबल आपको बताता है कि आप अनफिट है या फिट है। अगर 50 के ऊपर आप है तो आप अनफिट है। अब देखिए, इसमें मैंने जब इसे मॉडल किया तो मैंने केवल और केवल एक ही वेरिएबल का जिक्र किया है, एक ही एट्रीब्यूट का जिक्र किया है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि वो जो मॉडल है वो मॉडल कैसे बनेगा, वो मॉडल कैसे बनेगा, क्या सही बनेगा एक वेरिएबल से लेकर? सिर्फ वेरिएबल एज है केवल, एज ही है केवल, मतलब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है, देखो ये अंडरफिट हो गया, यस अंडरफिट हो गया। मतलब वो यस जो मैम। आपका जो मॉडल बनेगा, वो जो डिसीजन मॉडल बनेगा, वो इतना सिंपल बनेगा, इट वुड बी टू सिंपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल बनेगा। और वो बहुत सारे आपके जो डेटा पॉइंट्स, ये सारे क्या है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है। ये जो डेटा पॉइंट्स है ये उस क्राइटेरिया में आने थे, मतलब वो हेल्दी क्राइटेरिया में आने थे, पर वो छोड़ देगा। पर क्या, मुझे बताइए, एज ही तो सब कुछ नहीं होता है। हेल्दी होने के लिए आपकी और कौन कौन से वेरिएबल्स काम में आते हैं, बता सकते हैं आप? मैम मेडिकल हिस्ट्री। वेरी गुड। देखो अब एक एज तो है ही, एज तो मैंने लिखा ही है, फिर उसके बाद में मेडिकल हिस्ट्री आपकी, उसके बाद में बताइए, सोचिए कि हेल्दी मेरा हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, वेरी यस गुड। तो फिर मैं बोलूँगी ईटिंग हैबिट्स बोलूँगी, है ना, यस मतलब, या फिर हेल्दी डाइट्स बोलूँगी, उसमें यस और नो आ यस जाएगा। हो जाए। हेल्दी डाइट। और बताइए। मैम एक्सरसाइज। वेरी गुड। एक्सरसाइज मतलब यस और नो, आप करते हैं या नहीं करते हैं। और हम ड्रिंकिंग जूस, मतलब हेल्दी जूसेस भी उस डाइट में आ जाएगा। हाँ, ये डाइट में आ जाएगा पूरा। और बताइए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वेट, ठीक है, मतलब आपका वेट किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो हाइट है, वेट है, ये सारे भी पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं। तो अब मुझे बीएमआई जी लिख सकते हैं। जी बीएमआई लिख सकते हैं, मतलब हाइट वेट का होगा, बीएमआई लिख सकते हैं हाँ हाँ, उसमें। बीएमआई, इसीलिए मैंने वेट और हाइट लिखा। अगर इसे नहीं लिखना है तो हम लोग बीएमआई लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं कि आपका कैलोरी इनटेक, जो हेल्दी डाइट है उसकी जगह पे कैलोरी इनटेक आपकी का कितना है। मैम प्रॉपर रेस्ट। हाँ, रेस्टिंग अवर्स, रेस्ट अवर्स, या फिर यस रेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। यस मैम। रेस्ट या फिर स्लीप फॉर 8 आवर्स, ठीक है, रेस्ट या यस स्लीप, स्लीप फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये इतने सारे हमने क्या ढूंढे हैं, एट्रीब्यूट्स ढूंढे हैं, ठीक है ना। मैम। हाँ, ये सारे फीचर्स ढूंढे हैं हमने। तो मुझे एक बात बताइए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अगर आपका मान लो एज आपका 50 से ज़्यादा भी है, ठीक है, पर अगर आप मेडिकल, आपकी हिस्ट्री कुछ नहीं है, हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीएमआई आपका प्रॉपर रेंज में है,
और आप अच्छे से रेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब स्लीपिंग आवर्स भी आपके बढ़िया से 8 घंटे आप रोज़ नींद लेते हैं। तो इससे क्या है, इससे वो व्यक्ति मान लो एज ग्रेटर देन 50 भी है तो भी हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। सही है। यस यस मैम। पर अब देखो, अब मान लो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि गलती से अगर इसमें ये मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा जो क्राइटेरिया क्या है, एज इज ग्रेटर देन 50, एज इज़ ग्रेटर देन 50, तो वो अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाती है, मेडिकल हिस्ट्री नो आती है, हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज भी यस है, तो आप हेल्दी में आ जाते हैं। पर मान लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि आपका लेट अस सपोज आप अगर रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स मान लीजिए आपका 28 है, 28 है, ठीक है। यूजुअली वो होता है ना कि सम अराउंड 20 से 30 के इसमें रहता है, 20 से 30 के इसमें रहता है। तो मान लीजिए आपका बीएमआई जो है वो 40 है, यहाँ पर 40 दिखा रहा है, पर आपका एज जो है वो भी प्रॉपर रेंज में है, मेडिकल हिस्ट्री भी कुछ नहीं है, हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं आप, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, पर मान लो कि आपका बीएमआई 40 है, जो कि वो हेल्दी इसमें नहीं आता है, हेल्दी इसमें नहीं आता, पर बाकी चीज़ें आ रही है। तो क्या होगा पता है, इस सैंपल को वो डिस्कार्ड कर देगा, ये वाला जो डेटा पॉइंट है इसे वो डिस्कार्ड कर देगा, और कौन से सैंपल्स को लेगा, जो केवल और केवल इसी क्राइटेरिया में बैठते हैं। और चूंकि ये 40 बीएमआई वाला व्यक्ति भी हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है, वो भी हेल्दी है, पर फिर भी वो उस सैंपल को पूरी तरीके से, उस डेटा पॉइंट को डिस्कार्ड कर देगा, और इस वजह से केवल और केवल जो क्राइटेरिया हमने दिया है उसे वो परफेक्टली फिट करेगा। देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, इस सारे डेटा जो पॉइंट्स हैं वो पूरे के पूरे वो कवर कर रहा है। पर इस रेंज से बाहर वाला अगर कोई पॉइंट हमें मिलता है, कोई डेटा पॉइंट है, तो वो कहेगा कि वो ये डेटा पॉइंट इस क्लास से बिलोंग नहीं करता है, वो क्लासिफिकेशन के बाहर का है, वो हेल्दी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। हाँ निधि। यस मैम। हाँ, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका ओवर फिटिंग हो गया। हाँ, तो एक और मैंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया अच्छा सा मज़ेदार सा एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ। ये तो हमने इसका लिया है, हेल्दी है आप या फिर अनहेल्दी है। दूसरा और एक एग्जाम्पल ऐसा है कि देखिए, जब मान लो कि मुझे मशीन को यहाँ पर बॉल दिखाना है, ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वेदर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ बॉल और नॉट, ये गेंद है या नहीं है, ये मुझे पता करना है। तो अब देखिए, मैंने पता है क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बॉल बनाने के लिए, मतलब बताने के लिए मैंने एट्रीब्यूट्स देखे। एट्रीब्यूट्स देना बहुत ज़रूरी है ना। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से देंगे हम, अगर बॉल है तो हम उसका शेप दे देंगे, ठीक है। पहला मेरा एट्रीब्यूट क्या रहेगा, शेप। तो समझ लीजिए कि केवल और केवल क्या किया मैंने एक सिंपल मॉडल बनाया, सिंपल मॉडल बनाया। उस सिंपल मॉडल में क्या होता है, उस सिंपल मॉडल में बहुत कम एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत कम का मतलब मैंने एक ही एट्रीब्यूट यहाँ दे दिया, शेप। शेप में मैं बोलूँगी कि अगर ये स्पीयर है तो वो बॉल है, अगर स्पीयर शेप में नहीं है तो वो बॉल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक ही क्राइटेरिया दे दिया, एक ही एट्रीब्यूट दे दिया। तो मुझे एक बात बताइए अभिषेक, क्या ये मॉडल सही बनेगा? मैम एक क्राइटेरिया, लेकिन उसमें उसके सब क्राइटेरिया आ रहे हैं, उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं मैडम वहाँ से, कि शेप स्फीयर है तो बॉल है, नॉट स्फीयर है तो नॉट बॉल है। तो ठीक है, तो ये तो ब्रांचेस निकल के आ रही है। पर मुझे एक बात बताइए
कि अगर मैं बोलूँगी ये बॉल है या नहीं है, तो मैं बॉल की जगह पे उसको अगर एप्पल बता देती हूँ मशीन को, यस मैम, तो भी तो वो बोलेगा कि ये बॉल है। यस मैम, अगर मैं संतरा बता देती हूँ तो भी बोलेगा ना ये बॉल है। यस मैम, ठीक है। अगर मैं कीवी जैसा कोई फ्रूट ले लेती हूँ और वो बताती हूँ तो क्या बताएगा वो, अरे हाँ ये तो स्पीयर है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉल है। बॉल। तो क्या शेप सफिशिएंट है? नहीं ना, उसका कुछ और फीचर्स भी होने यस चाहिए। यस। तो देखो ये जो है ना, ये हमारा मॉडल क्या बन गया, ये मॉडल अगर हम एक ही एट्रीब्यूट के साथ बनाते हैं तो ये क्या हो अंडर फिटिंग। जाएगा, अंडर फिट हो जाएगा। अब हमें उसे करना है, दूसरा हमने देखना है कि ओवर ओवर फिटिंग में, फिटिंग। ओवर फिटिंग में क्या है, एक तो शेप है ही हमारा, और और बताइए और क्या रह सकते बॉल ये करने के लिए, बॉल है ये बोलने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? मशीन को तो मटेरियल फील नहीं होगा। हाँ मटेरियल फील नहीं होता है, पर हम उसे मैडम टेक्सचुअल साइज, टेक्सचुअल साइज फॉर्मेट भी में तो दे सकते हैं ना बेटा, इसके साथ प्ले यस कर सकते हैं क्या, मतलब खेलने की चीज़ है या नहीं है? मैडम यस साइज भी दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल साइज़ दे शेप तो सकते दे हैं। देखो देंगे। साइज़ हम लोग दे देंगे, मान लो हम साइज़ दे देंगे, उसका रेडियस दे देंगे, ठीक है, स्फीयर है ना, यस मैम, तो रेडियस यस, दे देंगे, ठीक है। तो रेडियस उसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हमने दे दिया, या 10 सेंटीमीटर जो भी है, फिर उसके साथ प्ले कर सकते हैं। और फिर ये ईटिंग क्राइटेरिया, मतलब उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ठीक है। यस मैम, हाँ यस नो, यस नो। ईट हमारा नो होना चाहिए, प्ले हमारा यस होना चाहिए, शेप हमारा स्पीयर नॉट स्पीयर स्पीयर होना चाहिए, रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर नॉट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। यस तो यस मैम, अब देखो, अब क्या है, ये परफेक्टली पहचान जाएगा कि ये दिखाया हुआ ऑब्जेक्ट बॉल है। यस मैम। यस अब इससे हम लोग डिसीजन ट्री बनाएंगे, पर प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्रॉब्लम ऐसी है कि मैम मान लो, टाइप्स भी आ सकता है उसमें। जी हाँ, बॉल के इसमें टाइप्स भी आ सकती है मैडम। हाँ बिल्कुल एक टाइप्स भी आ सकती है। तो टाइप्स आ जाती है तो बताइए क्या होगा, क्या मैडम टाइप्स? हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल। हाँ ठीक है, ये कैटेगोरिकल हम दे देंगे। यस मैम, ये हमने सारा बाइनरी दिया है, कैटेगोरिकल इनपुट हम दे देंगे, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट बोलेंगे इसे। यस मैम, हैंडबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। ये यस मैम, हैंडबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो ये भी हो गया। पर अब मुझे एक समझ में चीज़ ऐसी आ रही है कि मान लो कि जितने भी बॉल्स है, ये जितने भी बॉल्स है, मैंने तो रेडियस दे दिया है उसका, उसे तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ना। तो अब 1 मिनट के लिए आप इसे भूल जाइए टाइप्स को, क्योंकि फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा। रेडियस इधर 5 सेंटीमीटर बता रहे हैं हम लोग, और हम लोग यस मैम, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल भी दे रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होगा ना। यस मैम, तो इससे बेटर है हम लोग रेडियस पर फोकस रहते हैं, ताकि हम लोग ओवर फिटिंग क्या है ये समझें। तो अब देखिए हमारे पास में जितने भी रेडियस 5 सेंटीमीटर वाले बॉल है, वो परफेक्टली फिट हो जाएंगे इस मॉडल के अंदर, इस एट्रीब्यूट्स के आधार पर अब देखिए जो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, क्या वो फिट होगा इसमें? नो मैडम, नहीं। तो वो क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर वाले जो है वो तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, पर 5 सेंटीमीटर वाले सारे बॉल एकदम फिट हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे इसे, ओवर फिटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर फिटिंग। अब ये जो ओवर फिटिंग हो रहा है, ये ओवर फिटिंग का हमने जो क्राइटेरिया बनाया है कि मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स वो कवर कर लेता है। तो ये जो आपका ये जो लाइन बनी है या फिर ये जो ग्राफ बना है, इसे एक तो हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसे हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, या हाइपोथेसिस भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ओवर फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया, और अंडर फिटिंग का समझ में आया। यस मैम। हाँ मैडम एक हाँ डाउट था इसमें। हाँ बताइए। हम जैसे मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स रहा तो ओवर फिटिंग होगा, और हाँ ये अभी बॉल का जो एग्जांपल हम लोग ने देखा उसमें अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर
ले लेते हैं हम लोग, तो मैडम वो इस केस में भी वो कैटेगरी से अलग हो गया, फीचर्स उसके थोड़े अलग हो गए, फीचर्स है वही, हाँ लेकिन उस कैटेगरी से थोड़ा अलग हो गया जो हमने फिक्स किया था 5 सेंटीमीटर, हाँ, उससे अलग होगा तो ये भी ओवर फिटिंग नहीं आ जाएगा। ये भी ओवर फिटिंग में आ जाएगा। देखो अगर तुम टाइप को बनाना चाहते हो, मतलब रखना चाह रहे हो, तो हम तुम ऐसे दे सकते हो ना, 5 सेंटीमीटर, इट शुड बी इन बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, यस मैम। ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और लेस देन और लेस इक्वल्स देन टू, ये कर सकते हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पर ये आपने क्राइटेरिया दे दिया है, तो फिर भी क्या हो गया ना, ये पूरे सारे के सारे बॉल उसमें आ ही रहे हैं, मतलब एक भी बॉल छूट नहीं रहा है, यस मैम। ठीक है। तो इसमें ओवर फिटिंग कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर ओवर फिटिंग आ गई। तो निधि आपको, Yes, ma'am. हाँ, आपने ये बताना है कि ये जो ओवर फिटिंग है, ये ओवर फिटिंग में आपने क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण देखी और अंडर फिटिंग में क्या क्या देखा। मैम अंडर फिटिंग में जो फीचर्स होते हैं वो किसी चीज को डिफाइन करने के लिए कम होते हैं। कम होते, जैसे बॉल का था, यस, मिनिमम, बॉल का था तो एक शेप में तो नहीं पता चलेगा कि वो बॉल है। यस यस, मिनिमम फीचर्स या फिर मिनिमम एट्रीब्यूट्स। उसके बाद में हमारा ये जो मिनिमम एट्रीब्यूट्स मैंने कहा, तो वैसे ही अपोजिट में ओवर फिटिंग में क्या है, हम लोग मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम एट्रीब्यूट में अंडर फिटिंग होता है, मॉडल हमारा फिट नहीं बैठता है और ये ओवर फिट बैठता है। तो मुझे बताइए दोनों भी क्या सही है? दोनों भी सही नहीं है वैसे देखा जाए तो, एकदम ओवर फिटिंग भी नहीं होनी चाहिए और अंडर फिटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो जब अगर कोई मॉडल इस तरीके से अपना कार्य करता है, ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर ऐसे, ये जो डेटा पॉइंट्स है और मेरा जो फंक्शन है या फिर मेरा जो पर्टिकुलर कोई हाइपोथेसिस है, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस अगर इस तरीके से काम करता है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरीके से काम करती है, तो समझ में आ रहा है आपको? ये आउटलायर्स कितने हैं इसमें? 2-3 ही है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2-3 ही हमारे आउटलायर्स है, बाकी सब इस फंक्शन पर, इस फंक्शन या इस फंक्शन की लाइन पर बैठ रहे हैं, इस कर्व पर बैठ रहे हैं। yes, तो हम क्या बोलेंगे इसे? बेस्ट फिट, ठीक है, इसे हम बोलेंगे बेस्ट फिट फंक्शन या फिर बेस्ट फिट हाइपोथेसिस। तो क्या क्या हमने देखा? अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और बेस्ट फिटिंग। तो अब आते हैं हम लोग डिसीजन ट्री प्रूनिंग की तरफ। तो शुरुआत हमने प्रूनिंग से की थी, तो पता है क्या होता है यार डिसीजन ट्री में? डिसीजन ट्री हमेशा ओवर फिटिंग क्राइटेरिया में बैठता है। डिसीजन ट्री जो है, इट इज़ ऑलवेज ट्राई टू ओवर फिट दी ऑल एट्रीब्यूट्स। समझ में आ गया? क्योंकि देखो हमारे पास ना ये जो डिसीजन ट्री रहता है, उसके ब्रांचेस निकल के आते हैं, निकल के आते हैं, निकल के आते हैं, इस तरीके से, येस नो। तो जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं करता है, उस तरीके से वो अपना ट्री बनाता रहता है, ठीक है। yes, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ एक ऐसा सैंपल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर लाया गया है, तो हम बोलेंगे कि डिसीजन ट्री हमेशा ही ओवर फिटिंग क्राइटेरिया से सफ़र होते हैं। तो यहाँ पे प्रूनिंग ये मेथड ऐसी है जो कि हम ओवर फिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रूनिंग मेथड से हम क्या करेंगे? ओवर फिटिंग को रिड्यूस करेंगे। या समझ में आया कि प्रूनिंग की ज़रूरत क्यों होती है? ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो अब हमने जो सबसे पहला वाला जो एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा, मंथली इनकम वाला, याद है आपको? यस मैम। हाँ, तो मंथली इनकम वाले में हमने ये किया था कि हमने एक ही साइड का ट्री बनाया था, दूसरा डिस्कार्ड कर दिया था,
Yes, ma'am. फॉल्स वाला, अगर आपको अच्छे से याद है तो Yes, ma'am. जब हमने डिस्कार्ड कर दिया था तो उसके भी कोई कुछ रीजंस थे। तो बेसिकली जब हम लोग प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के लिए पता है सबसे पॉपुलर तरीका है कि प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन। प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन हमने देखा, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन देखा था, याद है आप Yes, लोगों ma'am. को? ठीक है, तो प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, एक तो ओवर फिटिंग से उसे बचाते हैं। प्रूनिंग क्या होता है कि प्रूनिंग से आप जो ट्री बन रहा है उस ट्री की साइज़ को रिड्यूस करते हैं। सही है? Yes, ma'am. प्रूनिंग में क्या करते हैं हम लोग जो Tree. लीव्स है उसे डिस्कार्ड करते हैं। फिर उसके बाद में प्रूनिंग में क्या है, प्रूनिंग में हम लोग जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कैटेगरी हो रही है टीवी घर पे है या नहीं है, उस क्लासिफिकेशन को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके प्रूनिंग के होता है। अब प्रूनिंग के जो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वैलिडेशन सेट्स है। अब दूसरा एक जो हमने जो पहला वाला जो सीखा है इंफॉर्मेशन गेन, उसी पर हम लोग ज़रा ध्यान देंगे कि प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन। तो प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन में क्या क्राइटेरिया होगा, आप बता सकते हैं? हाँ, प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन में क्या क्राइटेरिया हो सकता है? आपका इंफॉर्मेशन गेन अगर कम है तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच को प्रून कर दो। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Sir. तो कैसे, अभी देखिए, अब हम ये जो मंथली वाला हमने किया है उसी को हम लोग ज़रा यहाँ पर दोहराते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा था ट्रू फॉल्स, याद होगा आपको? Yes, ma'am. अगर आप खोलेंगे उसे, यहाँ पर लोकेशन था, Yes, ma'am. लोकेशन में क्या था? Urban rural. Urban, rural. यस, अर्बन रूरल, यहाँ पर नो था, यहाँ पर यस था। यहाँ अगर हम लोग देखो, हमने यहाँ पे भी शुरुआत की थी, लोकेशन, अर्बन और रूरल, तो हमें यहाँ पर भी यस नो मिला था। Yes, ma'am. पर पता है क्या हुआ था, यहाँ पे Information gain इसका कम है। इंफॉर्मेशन गेन कम था, याद होगा Yes, आपको? ma'am. Yes, ma'am. हाँ निधि, आपको याद है कि बेटा Yes, ma'am. ये जो था इसका इंफॉर्मेशन गेन कम था कंपैरेटिवली। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन गेन था वो 0.317 कुछ था इधर, और यहाँ पर 0.311 ऐसा कुछ तो था। ये दोनों भी इंफॉर्मेशन गेन के फिगर्स जो मुझे याद आ रहे हैं, आपको चेक करना है, वहाँ पर क्रॉस चेक करना है पहले वाले प्रॉब्लम में जाकर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया पता है, ये जो इंफॉर्मेशन गेन अगर यहाँ पर कम आ रहा है तो हमने सीधा सीधा ये पूरी की पूरी जो ट्विग है, इसे हम बोलेंगे ट्विग। ये पूरा ट्विग है। ट्विग का मतलब क्या होता है? टहनी। ठीक है ना, ये जो पूरी टहनी है, हमने उस ट्विग को रिड्यूस करना है, पूरी टहनी को रिड्यूस करना है लीफ में, लीफ नोड में। ठीक है, तो ये लीफ नोड में रिड्यूस करना है। तो ये रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लोग देखेंगे कि दो तरीके के नोड्स हैं। तो एक तो अर्बन यस और रूरल यस। तो हमने यस, यहाँ यस लिखना है या फिर यहाँ नो लिखना है, तो हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गेन है
और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गेन है, इन दोनों से कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको सारे आंकड़े आप एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो कम है कंपैरेटिवली। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से हमें क्या रखना है, और ये वाला रखना है ये रखना है। तो हमें अगर पता चला कि नहीं इसका ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे, ठीक है। और हम लोग इस तरफ से इस रूरल को यहाँ रखेंगे। तो ये बन गया आपका नो। यहाँ पर आएगा ट्री आपका इस तरीके से, ये आएगा डायरेक्ट नो, और ये है आपका लोकेशन का यस और नो। तो हमने देखो यहाँ जो आपका जो ट्विक था वो पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया, पूरा रिड्यूस कर दिया इंफॉर्मेशन गेन के अकॉर्डिंगली। हाँ, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। हाँ निधि, निधि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ मैम, फॉल्स में जो लोकेशन है अर्बन, हाँ उसका एंट्रोपी तो 0 आया था। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब बताइए। मैम, फॉल्स में जो अर्बन लोकेशन है उसका एंट्रोपी 0 आया था। हाँ, मैम, अगर एंट्रोपी 0 आया तो फिर इंफॉर्मेशन गेन 1 जो रहता है। हाँ वेरी ट्रू। बट देखो अब क्या करना है, हमें डिसीजन ये लेना है ना निधि, कि हमें ये देखो उसमें ट्विक कितने हैं, मतलब टहनियाँ कितनी है, 2 ही दिख रही है ना। यस मैम। दोनों में से फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा दोनों की एंट्रोपी। तो दोनों की एंट्रोपी में ये पता चला कि इस टहनी की एंट्रोपी जो है वो कम है, इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है। ध्यान में आ रहा है? मैम, जो ट्रू में लोकेशन वाले ट्रिक है उसकी एंट्रोपी, नेट एंट्रोपी जो है वो 0.6 है। हाँ, और जो फॉल्स में 0.6 लोकेशन का हाँ। ट्विक का एंट्रोपी है वो 0.5 है। हाँ, करेक्ट, वेरी ट्रू। तो मैम, फॉल्स वाले का इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हुआ ना? नहीं बेटा, फॉल्स वाले का नहीं होगा। अब अगर तुमने यहाँ ध्यान दिया होगा यार, इसमें कितना है, याद है? 0.917, यस मैम, 0.81। हाँ, तो अब देखो, अब 0.917 माइनस 0.6 करो। देखो क्योंकि तुम ना यहाँ इसके बारे में देख रही हो ना, ये एंट्रोपी इतनी रिड्यूस हो गई है यहाँ पर। तो ये वाली जो एंट्रोपी है ना ट्रू की, उससे फिर तुम यहाँ पर माइनस करोगी 0.6, और ये इस तरीके से माइनस होगा, ठीक है? यस मैम। आ रहा है ध्यान में? यस मैम। हाँ, तो ओवरऑल हमें ये पता चला ना कि इसकी एंट्रोपी कम है, ये वाला जो है हमारा फॉल्स वाला, उसकी एंट्रोपी कम है। आया है ध्यान में कैसे कम आ रही है? क्यों हमने ये वाला रखा है, ये जो ट्विग है, ये जो डाली है, ये टहनी है, ये हमने क्यों रखी है और इसे क्यों डिस्कार्ड किया है, ये ध्यान में आया है? एंट्रोपी के कारण उसको रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल, एंट्रोपी के कारण, इंफॉर्मेशन गेन के कारण ही रखा है। तो निधि, इसमें आपको ध्यान में आया बेटा? यस मैम। हाँ, चलो, तो ठीक है। ये है आपका प्रूनिंग। प्रूनिंग क्यों ज़रूरी होता है? जब डिसीजन ट्री हमेशा ही ओवर फिटिंग का क्राइटेरिया है, उसे हमेशा फॉलो करता है। तो हमेशा क्लासीफायर को अच्छा बनाने के लिए ओवर फिटिंग ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, उससे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और मॉडल भी ढंग से काम नहीं करता है। तो इस वजह से ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया? यस, प्रूनिंग। अब प्रूनिंग में हमने देखा कि प्रूनिंग इंफॉर्मेशन गेन के द्वारा किया जाता है।
ठीक यस है, मैम। इंफॉर्मेशन गेन के द्वारा किया जाता है। अब हम जस्ट एक ओवरलुक करेंगे टाइप्स में, प्रूनिंग के टाइप्स में। जैसे देखो, प्री प्रूनिंग एक है, कल हमने ये किया था ना, डिस्कस किया था, निधि ने कुछ पूछा था उसके बारे में, मुझे याद है। पोस्ट प्रूनिंग, ये उसके टाइप्स है, 2 टाइप्स। तो प्री प्रूनिंग में क्या होता है, प्री प्रूनिंग को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग। फॉरवर्ड प्रूनिंग, तो फॉरवर्ड प्रूनिंग का मतलब पता है क्या है, कि जब ट्री बनता रहता है, मतलब ट्री बनने की प्रक्रिया को फॉरवर्ड ही जाना बोलेंगे, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड जब हम लोग जाते हैं, मतलब रूट से हम लोग ब्रांचेस लेते हैं, फिर ब्रांचेस से हम लोग फिर से चाइल्ड नोड बनाते हैं, उससे फिर से ब्रांचेस निकलती है, फिर से उसके लीफ नोड्स बनते हैं या फिर चाइल्ड नोड बनते हैं। तो इस तरीके से जब फॉरवर्ड बिल्टअप होता है, तो प्री प्रूनिंग कब होती है, जब ये फॉरवर्ड रूट एक्सपांड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी उसकी प्री प्रूनिंग होती है। मतलब तभी के तभी हम लोग उस ब्रांच को रखना है या नहीं रखना है, उस पर्टिकुलर लीफ नोड को रखना है या नहीं रखना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसे हम लोग प्री प्रूनिंग बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका डिसीजन ट्री पूरा कंप्लीट नहीं बना होता है। अब दूसरा है आपका पोस्ट प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग को हम क्या कहेंगे, आप बता सकते हैं क्या, इससे गेस कर सकते हैं? बैकवर्ड प्रूनिंग मैम। यस यस, बैकवर्ड प्रूनिंग। बैकवर्ड प्रूनिंग क्यों बोलेंगे, ये आपको समझ में तो आया ही होगा। यस मैम, ट्री बनने के बाद हाँ, वापस से यस ब्रांचेस स्टार्ट यस करें। यस यस, ट्री बनने के बाद में फिर से हम लोग एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि टोटल लीव्स कितने हैं, फिर उसके बाद में उसके पेरेंट नोड कितने हैं, और फिर सही में क्या वो ज़रूरी है क्या, या फिर लीफ नोड्स एक्सेस में है क्या, वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से ये पोस्ट प्रूनिंग। तो इनके भी इंडिविजुअल तरीके हैं पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग करने के, तो मैं उतना वो डिटेल में नहीं जाना चाहती अभी। पर एक बार आपको ये समझनी है कि जो भी प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग है, ये दोनों भी प्रूनिंग के क्राइटेरियाज हैं। और प्रूनिंग के क्राइटेरियाज इसे फॉरवर्ड प्रूनिंग भी बोलते हैं और बैकवर्ड प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग को बोलते हैं। तो अब ये हमारा जो जिसे हम बोलेंगे ना कि ये वाला हमने ये किया था, ट्री बनाने के बाद में, ये जो उदाहरण है इनकम, अपना मंथली इनकम वाला, और टीवी घर में है या नहीं है, तो ये वाला जो है, क्या ये कौन से प्रूनिंग में आएगा, आप बता सकेंगे क्या, कौन सा प्रूनिंग किया हमने? बैकवर्ड प्रूनिंग बनाने के बाद यस यस यस, बैकवर्ड प्रूनिंग किया, क्योंकि हमने पहले पूरा ट्री बना लिया, फिर उसके बाद में हमने एंट्रोपी देखी, इंफॉर्मेशन गेन देखा, और फिर डिसाइड किया कि कौन सा हमने ट्विग रखना है। ट्विग मतलब हमने कौन सी टहनी रखनी है फाइनली, और कैसे उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हमने ये पोस्ट प्रूनिंग का एक वो उदाहरण जो हमारा मंथली वाला था वो था। चलो, तो अब इसमें कुछ आपको कोई दिक्कत है? मैम, जो इंफॉर्मेशन गेन है 3.17, हाँ। ये एंट्रोपी माइनस नेट एंट्रोपी है ना? ना ना बेटा, नेट एंट्रोपी तो हमारी तो पूरी 1 ये है। है ना मैम, एक पहला मतलब 0.917 माइनस हाँ 0.6, हाँ 0.6 तो हाँ हाँ नेट एंट्रोपी हुई। हाँ हाँ, नेट एंट्रोपी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लीफ नोड है, ये पूरा का पूरा जो नोड है उसका हमें निकालना है, इस वजह से, मतलब वो रखना है या नहीं रखना है। देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है निधि। सबसे पहले हमने पता है क्या करना है प्रूनिंग में, प्रूनिंग में हमें ट्विग ढूंढना है, हमें ऐसी डाली ढूंढनी है, टहनी, जिसका इंफॉर्मेशन गेन कम है। यस हाँ, हमारा प्रूनिंग का क्राइटेरिया क्या है, हमने प्रूनिंग के कई मेथड्स हैं, पर हमने यहाँ पर प्रूनिंग का एक ही मेथड मैंने आपको समझाया, वो है प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन। अब प्रूनिंग बाय इंफॉर्मेशन गेन का मतलब क्या है कि अगर आपका जिस टहनी का इंफॉर्मेशन गेन कम है, इंफॉर्मेशन गेन कम है, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्रीब्यूशन उसका सिग्निफिकेंट नहीं है, या फिर उसके जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत वीक है, मतलब बहुत कम है उसके पास, उस टहनी के पास में डेटा पॉइंट्स कम है, या फिर वो
इतनी ज़्यादा जिसे हम बोलेंगे हेट्रोजेनिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। आ रहा है ध्यान में? तो इस वजह से हमने सीधा सीधा इंफॉर्मेशन गेन जिस टहनी का कम है उस टहनी को हम काट देंगे, और जिस टहनी का ज़्यादा है उस टहनी को, उस ट्विग को हम रखेंगे। ये सिंपल बात है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर तो तुमने खुद बताया ना, खुद देखा तुमने कि 3.317 है एक में और एक 311 है यहाँ। मैम वो जनरली इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए 1 से माइनस करते हैं ना, हाँ देखो, ये बहुत अच्छा इसलिए। सवाल तुमने पूछा ना निधि। आई अप्रिशिएट योर इन्क्विजिटिवनेस। बेसिकली देखो क्या है, यहाँ 1 से माइनस करते हैं बेटा हम, तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि जब हम लोग डिसीजन ट्री बनाते हैं तो तुम्हारी ये जो एंट्रोपी है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इस वजह से वो ना स्लो हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर तुम्हारी एंट्रोपी 1 है। समझ में आया? ये जब हम लोग रूट नोड ढूंढते हैं तो रूट नोड में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी एंट्रोपी यहाँ पर 1 है, मतलब क्या है, आपका इंफॉर्मेशन गेन जो है वो 0 है। फिर धीरे 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 हर लेवल पर, मतलब ये जो लेवल है आपका, ये 0th लेवल है, फिर आपका ये जो फर्स्ट लेवल है, उस फर्स्ट लेवल में आपकी इंफॉर्मेशन गेन बढ़ती है। फर्स्ट लेवल में 0th लेवल पर आपकी 0 होती है, फर्स्ट लेवल पर आपकी बढ़ती है का मतलब क्या है, एंट्रोपी घटती है। यस मैम। तो वैसे जैसे जैसे लेवल आप कम ये करोगे, कम नहीं ज़्यादा करोगे, तो जैसे जैसे लेवल्स आपके ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घटेगी। कम। यस मैम। एंट्रोपी घटेगी, इंफॉर्मेशन गेन बढ़ेगा। तो हमेशा अब इंफॉर्मेशन गेन मुझे निकालना अगर है, इस ब्रांच का मुझे इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन गेन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 माइनस 0.197 ये मेरा यहाँ इंफॉर्मेशन गेन है। ठीक है, तो मैंने कौन सी एंट्रोपी कंसिडर की थी, मेरी रूट नोड, इसका जो रूट है या फिर इसका जो पेरेंट है उसकी एंट्रोपी मैंने यहाँ पर कंसिडर की थी 1 माइनस 0.917। अब मुझे बताइए, मुझे अगर इसके नीचे के जो लीफ नोड है, लीफ नोड की मुझे कंसिडर करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाली जो एंट्रोपी है 0.1917 इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि ये डायरेक्ट 1 को। यस मैम। हाँ, आ गया बेटा ध्यान में? यस मैम। हाँ, तो ये एंट्रोपी 1 है, फिर ये इतनी निकली, फिर उसके बाद में नीचे में हमारी कुछ 0.7 कुछ आई थी। इस तरीके से आपको रिड्यूस करते जाना है। अब मान लो लोकेशन के अलावा और भी कोई हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो फिर से हमारी एंट्रोपी वो घटती जाएगी और हमारा इंफॉर्मेशन गेन बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब आपका प्रूनिंग के बारे में था। पोस्ट प्रूनिंग, फिर प्रूनिंग क्यों ज़रूरी होती है, मतलब आज हमने ये देखा कि प्रूनिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है। तो अब जो कंपैरिजन हमने कल देखा था सारे एल्गोरिदम्स का, कौन कौन से एल्गोरिदम्स थे याद है आपको? ID3 का मतलब है C4.5 और CART कार्ड। हाँ, तो और भी है पर हम लोग इन तीनों पे भी फोकस करेंगे। ID3 का मतलब है इटरेटिव डिकोटोमाइजर। हाँ, कार्ड का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ट्री। और ये कार्ड का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, इस वजह से उन्होंने C4.5 ये किया है, मतलब इन दोनों का ही एडवांस हम बोल सकते हैं इसे। तो ये जो था ID3 19 मुझे लगता है 86 में ये हुआ था,
1984 में और कार्ट अपना 1993 में। ये आपको ध्यान रखना है उसकी हिस्ट्री, कल हमने जो डिस्कस की थी। ID3 में प्रूनिंग होता है या नहीं होता है, बताओ। नहीं होता है। यस, नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, अब इसमें होता तो है, पर फिर भी एक चीज़ ऐसी है ना कि उसमें कौन से इसमें पोस्ट होता है और कौन से इसमें प्री होता है, बता पाएंगे आप। कार्ट में पोस्ट प्रूनिंग होता है। यस यस, इसमें पोस्ट होता है और इसमें प्री होता है, और इसमें प्री प्रूनिंग होता है। तो क्या आप मुझे एक बताएंगे, जो हमारा सबसे जो हमने शुरू में एग्जाम्पल देखा ना मंथली इनकम वाला, तो मंथली इनकम वाला जो सॉल्व किया हमने, आप गेस कर सकते कौन सा एल्गोरिदम लगा के सॉल्व किया होगा हमने। मैडम कार्ड लगा था। यस यस यस, वेरी गुड। मंथली इनकम वाला जो हमने सॉल्व किया, टीवी आपके घर पर है या नहीं है, ये वाला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, तो वो हमने कार्ट के आधार पर सॉल्व किया था। ठीक है, हाँ, तो ये पोस्ट प्रूनिंग का है। और क्या हमने डिफरेंस देखे थे। मैम स्पीड देखी थी। हाँ, स्पीड देखी थी, और अच्छा मेजर्स देखे थे। देखो ID3 में कार्ट में क्या था, कार्ट हम लोग कार्ट में हम लोग कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, गिनी यूज़ कर सकते हैं, गिनी इंडेक्स। उसके बाद में इसमें एंट्रोपी कर सकते हैं ID3 में, इसमें भी एंट्रोपी चेक करो थोड़ा सा, कंपैरेटिव जो चार्ट है वो। फिर से ये क्या है ना, कौन कौन से बाइनरी एट्रीब्यूट्स, बाइनरी एट्रीब्यूट या फिर स्प्लिटिंग कैसे होती है, टू मैडम वे। कार्ड में बाइनरीज वगैरह कर सकते थे उसमें। हाँ, बाइनरी, बाइनरी स्प्लिट होता है, मतलब बाइनरी स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक रूट से दो नोड्स निकलते हैं। इसमें मल्टी वे स्प्लिट हो सकता है, देखो इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नोड्स। ठीक है, तो ये जो पूरे उसके जो कंपैरिजंस है ये आपको ध्यान में रखना है। एक कौन कौन सी इंडेक्सिंग होती है, फिर हमने इंडेक्सिंग देखा दोनों भी, गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी बेस्ड इम्प्योरिटी मेजरमेंट क्राइटेरिया, तो ये भी हो गया हमारा। तो अब आपको डिसीजन ट्री की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आपने वो प्रोग्राम रन करके देखा है कि बेटा। मैडम रन तो नहीं किया, लेकिन अच्छा, आज कर लेंगे मैडम, आज कर लेंगे। हाँ, तो तुम कोशिश करो, रन करो और मुझे अपने अपने आउटपुट्स भेजो, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये अभी मैं